हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने एंट्रोपी टर्म सीखा था। एंट्रोपी का सिंबल एस और एंट्रोपी का मीनिंग है रैंडमनेस। एंट्रोपी यानी कि क्या? रैंडमनेस। फिर क्या क्या चीज़ें मैंने कल सिखाई थी। तो एंट्रोपी सबसे कम सॉलिड सब्सटेंस में होती है, क्योंकि सॉलिड के अंदर सारे जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो परफेक्ट होता है। तो सॉलिड का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एक सिस्टमेटिक होता है, इसलिए उसमें रैंडमनेस कम होता है, इसलिए सॉलिड का एंट्रोपी लेस होता है। अब सॉलिड को जैसे आपने टेम्परेचर दिया तो सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगे, कॉलिजन इंक्रीज हो जाएगा, तो रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगा। सो लिक्विड का जो एंट्रोपी है वो सॉलिड से ज्यादा होता है। उसके बाद की बात करें तो लिक्विड को अगर और टेम्परेचर दिया गया तो और भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और भी कॉलिजन बढ़ जाएंगे, और रैंडमनेस और इंक्रीज हो जाएगी। सो एंट्रोपी ऑफ गैस अगेन इंक्रीजेस। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो सबसे ज्यादा एनर्जी गैसियस स्टेट का होता है, और उससे थोड़ा कम लिक्विड का होता है, और उससे कम सॉलिड का होता है। अब एंट्रोपी ये जो टर्म है, पूरा टर्म आपको नीट कॉम्पिटिटिव जेई वाले बच्चों को तो समझ में आना ही चाहिए। एंट्रोपी के बाद हम पढ़ने वाले हैं फ्री एनर्जी। 2 और 3 लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अच्छे से कंप्लीट होगा क्योंकि इसके सम्स जो है वो आपको 12th बोर्ड में आएंगे। 12th में बोर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके सम्स हैं, तो इसलिए हमको ये सम्स करने हैं। अभी यहाँ पे देखो, मैंने आपके लिए पहले से ही थोड़े एग्जाम्पल लिख के रखे हैं। प्रिडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज इन ईच ऑफ फॉलोइंग। ये 5 एग्जाम्पल में फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो है भाई, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिखा है। हाइड्रोजन गैस एट 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है, और यहाँ पे उसको कन्वर्ट किया गया है 298 केल्विन टेम्परेचर और 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। तो क्या बच्चों आप बता सकते हो कि ये वाले कन्वर्जन में एंट्रोपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कम ऑन फास्ट, आप आंसर दे सकते हो जल्दी से। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एट 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर और हाइड्रोजन एट 298 केल्विन 10 एटमॉस्फेयर। बताओ बच्चों फास्ट कि एंट्रोपी ये वाले सिस्टम में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जल्दी। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है और हाइड्रोजन गैस 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है। सोच लो, ये वाले कंटेनर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, यानी कि लो प्रेशर है, और यही प्रेशर को हम 10 एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे। अब सपोज लो प्रेशर है यहाँ पे, तो गैस के पार्टिकल्स पूरे कंटेनर में ऐसे फैले हुए होंगे। अब आप 1 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर यानी प्रेशर इंक्रीज करने वाले हो, तो यहाँ पे आपने पिस्टन डाल दिया, चलो आपने उसको प्रेशर दे दिया, तो गैस के पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे। अब आप बताओ कि दोनों में से किस में रैंडमनेस ज्यादा होगा, 1 एटमॉस्फेयर में या 10 एटमॉस्फेयर में? जल्दी बताओ। तो बट ऑब्वियस, लो प्रेशर है तो रैंडमनेस ज्यादा होगा, और हाई प्रेशर है तो रैंडमनेस कम होगा। तो ये हो गया अपना एस इनिशियल, ये हो गया एस फाइनल।
तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, यहाँ पे एस इनिशियल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एस फाइनल है, यानी कि इनिशियल एंट्रोपी फाइनल एंट्रोपी से ज्यादा है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, तो इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज होता है। सो साइन ऑफ एंट्रोपी डेल्टा एस विल बी नेगेटिव हियर इन फर्स्ट एग्जांपल। चलो सेकेंड एग्जांपल देखो। सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड एट 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है। यहाँ पे H2O लिक्विड at 330 Kelvin temperature and 1 atmosphere pressure. I think pressure remains constant here, but temperature 298 Kelvin से 330 Kelvin यानी कि इंक्रीज हो गया। शुरू में ही मैंने बताया आपको कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रैंडमनेस इंक्रीज होता है, तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल ले लो, तो यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हुआ, यानी कि एस फाइनल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एस इनिशियल। सो फाइनली द साइन ऑफ एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे एंट्रोपी सिस्टम का इंक्रीज होगा, यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हुआ था। तो हमारा तो गोल यही है आज की, प्रिडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज। तो इसमें एंट्रोपी डिक्रीज हुआ था, यानी कि डेल्टा एस यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हुआ तो इसका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। अब तीसरे एग्जाम्पल के बारे में सोचो। तीसरा एग्जाम्पल जो है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो कि सॉलिड है, हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड से हम जाने वाले हैं गैस में। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि जो इनिशियल कंडीशन है उसमें सॉलिड सब्सटेंस है और फाइनल में सारे गैस हो गए। अब आपको पता है कि सॉलिड की एंट्रोपी ज्यादा होती है या गैस की, चलो बताओ। तो गैस की, ओके। तो यहाँ पे ये सॉलिड है, ये गैसियस पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा होगी, यहाँ पे एंट्रोपी कम होगी, यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज हो गया, तो साइन ऑफ एंट्रोपी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है? तो लिक्विड से सॉलिड क्रिस्टल्स बनाने होते हैं, यानी कि हम लिक्विड स्टेट में से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कोई लिक्विड से सॉलिड में जाए तो एंट्रोपी चेंज क्या आता है, सोचो। तो यही चीज है कि सॉलिड का कम होता है, लिक्विड का ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा, तो साइन ऑफ डेल्टा एस नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखो, गैस गैस गैस, यहाँ पे अच्छा था, सॉलिड से गैस मिल रहे थे तो एंट्रोपी इंक्रीज हो गया। तो यहाँ भी गैस है, इधर भी गैस है, दोनों साइड एंट्रोपी ठीक होगा। लेकिन ऐसे कुछ नहीं, तो कैसे देखने का कि एंट्रोपी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 मोल SO2 गैस और 1 मोल ऑक्सीजन गैस, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 मोल गैस पार्टिकल्स है और यहाँ पे सिर्फ 2 मोल गैस पार्टिकल है। तो ये 3 मोल गैस पार्टिकल, ये 2 मोल गैस पार्टिकल, तो ये 3 मोल से 2 मोल यानी कि डिक्रीज हुए, तो एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो इसका साइन डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया
कि जब एंट्रोपी इंक्रीज होता है तो उसका साइन पॉजिटिव आता है, और जब एंट्रोपी डिक्रीज होता है तो उसका साइन नेगेटिव आता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। और हमारी प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी रिएक्शन को कैसे प्रिडिक्ट किया जाए कि ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो स्पॉन्टेनिटी का प्रिडिक्शन विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी हम कैसे करेंगे, इसके बारे में अब पढ़ना है हमको। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। तो स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने में एंट्रोपी आपको कैसे हेल्प कर सकता है वो अब पढ़ना है। तो स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, यहाँ पे देखो स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। वेरी नाइस टॉपिक दिस इज, और ये टॉपिक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक है। तो एंट्रोपी की हेल्प से हमको स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करनी है। मैं पहले आपको थोड़ा थियरी एक्सप्लेन करने के बाद में एक एग्जाम्पल लेंगे, और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ये पूरा स्पॉन्टेनिटी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी एंट्रोपी की हेल्प से कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमेशा, अच्छा मैंने कल आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का स्टेटमेंट सिखाया था, आपको याद होगा कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट था कि इन ऑल spontaneous reactions entropy of the system, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम नहीं था वर्ड, यहां पे था एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस। यानी कि बच्चों इंक्रीज होगा ना, तो एंट्रोपी जब इंक्रीज होता है तो चेंज इन एंट्रोपी जो साइन है वो पॉजिटिव आना चाहिए। उसका साइन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। सो यहाँ पे फिर से मेमोराइज करो स्टेटमेंट कि इन ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस the change in entropy of the universe is always increases। तो ये यूनिवर्स वर्ड का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको समझाया था कि चलो आपके पास एक कप है जिसमें गरम गरम चाय है, तो यहाँ पे जो चाय है, जो कि हम ऑब्जर्वेशंस चाय पे निकालेंगे, हॉट टी आपके पास है, बहुत ही ज्यादा गरम गरम चाय है, तो चाय इज अवर सिस्टम हियर। चाय को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन चाय पे है। कप गर्म होता है या ठंडा हम वो नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि चाय ठंडा हो रहा है या नहीं। यानी कि हमारा पूरा जो ऑब्जर्वेशन है वो चाय पे है। तो गरम चाय वाला एक कप अगर आपके हाथ में है तो जो कप है उसको डेफिनेट बाउंड्री बोलेंगे। कप को क्या बोलेंगे? डेफिनेट बाउंड्री। लेकिन अंदर जो चाय है वो सिस्टम है, और जो सराउंडिंग्स है, आसपास जो भी सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, उसको हम सराउंडिंग्स बोलते हैं। तो एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग, चाय वो सिस्टम, और जो कप है
वो डेफिनेट बाउंड्री है जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। अब ऑब्जर्वेशन हम चाय पे लेंगे तो चाय कूल डाउन होगा। तो चाय जब कूल डाउन होता है यानी कि चाय अपना हीट जो है वो लूज करता है। तो चाय जो हीट लूज करेगा वो हीट गेन कौन करेगा? तो सराउंडिंग्स। यहां पे चाय ने जितना हीट लूज किया उतना ही हीट सराउंडिंग्स ने गेन किया होता है। चाय जितना हीट लूज करता है वो सराउंडिंग्स क्या करता है? गेन करता है। तो एंट्रोपी चेंज हमको यहाँ पे सिस्टम का भी निकालना पड़ेगा, सराउंडिंग्स का भी निकालना पड़ेगा, और सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों का टोटल करेंगे तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग दैट इज इक्वल टू यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग दैट इज इक्वल टू यूनिवर्स। तो यहां पे हमको चेंज सिस्टम का तो कैलकुलेट करना है, साथ में सराउंडिंग्स का भी कैलकुलेट करना है और दोनों का टोटल करना है। तो टोटल से मिलेगा एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? सबसे पहले डेल्टा एस निकालेंगे सिस्टम के लिए, फिर हम डेल्टा एस निकालेंगे सराउंडिंग्स के लिए, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग का हमको टोटल करना है। डेल्टा एस टोटल कैसे निकालोगे? तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। तो डेल्टा एस टोटल, एंट्रोपी टोटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग से। अब यहाँ पे दोनों का टोटल मुझे निकालना है, सिस्टम और सराउंडिंग का। तो वो जो भी टोटल आता है उसकी तीन पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो ये नेगेटिव होगा, या तो ये जीरो होगा। तो यहाँ पे डेल्टा एस टोटल, इफ डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। यहाँ पे लिखा है कि इन ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस, यानी कि एंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए। सो यहाँ पे इफ डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो अगर आता है तो रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। इफ डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो है, इफ डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो है देन reaction will non-spontaneous. So reaction will be non-spontaneous if delta S total less than 0 and if delta S total greater, that is equal to 0. Delta S total is equal to 0, then system is in equilibrium with surrounding. यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। सिस्टम जितना लूज करता है उसी टाइम सिस्टम उतना गेन भी करता है, तो इक्विलिब्रियम होगा। जितना सिस्टम ने लूज किया उतना ही सिस्टम ने गेन कर लिया, तो वो इक्विलिब्रियम होगा। अब इसको प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल आपको लिखना है, तो एग्जाम्पल लिख देते। चलो आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है कि अ हीटेड कॉपर ब्लॉक एट 130 डिग्री सेल्सियस लूज 340 जूल ऑफ हीट टू द सराउंडिंग्स which are at room temperature of 32 degree Celsius. Calculate the entropy change of the system, the entropy change of surroundings and prove that this reaction is spontaneous. तो यहाँ पे समझो पहले कि ये क्वेश्चन कुछ कहता है
क्या कहता है ये क्वेश्चन? तो उसके पास एक कॉपर ब्लॉक है जो कि उसका टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस है। आजू बाजू का जो रूम है, ये रूम टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस है। बट ऑब्वियस थर्मोडायनामिक क्या कहता है? तो ये हॉट बॉडी है, ये कूल टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हॉट बॉडी टू कूल बॉडी हीट अपने आप रिलीज होगा। तो ये जो हॉट टेम्परेचर है, यहाँ से हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड बॉडी। तो कॉपर अपना हीट रिलीज करेगा, तो वो भी उसमें बोल दिया है कि कितना हीट रिलीज किया। तो 340 जूल ऑफ हीट उसने रिलीज किया। तो धीरे धीरे ये कूल डाउन होगा, ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये वाला रिएक्शन, गरम गरम कॉपर का ब्लॉक हमने रूम में रख दिया, तो बट ऑब्वियस है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि हमको पता है, लेकिन हमको विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी इसको प्रूव करना है कि ये स्पॉन्टेनियस है। तो हम मैथमेटिकल प्रूफ देने वाले हैं कि ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो समझो कि आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। सिस्टम क्या है? तो कॉपर ब्लॉक। सराउंडिंग्स तो आपको पता है कि रूम, वो रूम टेम्परेचर है। अब कॉपर ब्लॉक जो है वो हीट लूज करता है, तो चेंज इन हीट, यहाँ पे डेल्टा क्यू, चेंज इन हीट, इसने हीट चेंज किया, क्यू लूज किया। जब सिस्टम हीट को लूज करता है तो वो साइन उसका नेगेटिव होता है। जब हम हीट लूज करते हैं तो उसका साइन नेगेटिव होगा, लेकिन हीट गेन करेंगे तो साइन पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे इसने इतना हीट लूज किया, तो व्हाट ऑब्वियस इतना ही हीट रूम ने गेन किया। जितना ये लूज करेगा उतना हीट रूम गेन करेगा। ये लूज करता है इसलिए नेगेटिव, ये गेन करता है इसलिए पॉजिटिव। तो ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो यहाँ पे 340 जूल और ये 340 जूल दोनों का हीट हमारे पास है। क्या दोनों का टेम्परेचर है? तो यस, आई हैव इट। ब्लॉक जो की है 130 डिग्री सेल्सियस का है, तो 273 टोटल कर दो तो आपको केल्विन टेम्परेचर मिल जाए। तो हमारे पास 403 केल्विन हो जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर दो, तो 3 + 2 5, 7 3 10 और 305 केल्विन। तो ये हो गया 305 केल्विन, ये हो गया 403 केल्विन। अब हमारे पास दोनों की क्यू है, दोनों के लिए टेम्परेचर भी है, तो हमको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला है Q/T, यानी कि -34D डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 403। तब तक आप कैलकुलेट करो। यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम, ये सिस्टम का निकाला, ये सराउंडिंग्स का आप कैलकुलेट कर लो। तो ये हो गया Q/T। अब सराउंडिंग्स जो है उसका हीट लेवल 340 जूल है, इसने 340 लूज किया था इसलिए माइनस, ये गेन करता है इसलिए प्लस, और टेम्परेचर भी इसका 305। अब दोनों का मुझे आंसर चाहिए, तो 0.843 माइनस 0.843, तो ये हो जाएगा हमारा एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, और 340/305 तो 1.11, ये पॉजिटिव आएगा आंसर। ये पॉजिटिव आंसर है, ये नेगेटिव आंसर है, ये जूल है। तो यहाँ पे जूल पर केल्विन होगा, ये एंट्रोपी का यूनिट है ये जूल और ये केल्विन।
ये भी जूल पर केल्विन होगा। अब यहाँ पे एंट्रोपी आ गई जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो डेल्टा एस टोटल निकालना है। डेल्टा एस टोटल कैसे निकालेंगे हम, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग से, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग से निकालेंगे। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या है, यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम तो माइनस 0.843 था। डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है मेरा, तो 1.11। तो यहाँ पे डेल्टा एस टोटल होगा 0.267। ये तो आप निकाल सकते हो, ऐसे ही हमको वैसे भी पता चल गया कि ये वाला वैल्यू इससे ज्यादा है। हमको यहाँ वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो चेक करना है, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो मैं स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड करूंगी, तो मुझे डेल्टा एस टोटल, यहाँ पे इसका वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है। और अभी अभी मैंने सिखाया था कि इफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज हो रहा है, इफ डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0, देन दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस हियर। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो ये हो गया एंट्रोपी टर्म हमारा, जो कि एंट्रोपी वाले टर्म से हम स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो एंट्रोपी टर्म से स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड की जाती है, ये इसके लिए एक एग्जाम्पल है। कैसे स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करोगे, तो डेल्टा एस सिस्टम निकालना है, डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग यानी कि डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करना है। और जब डेल्टा एस टोटल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो समझो कि ये रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है। अब यहाँ पे भी लिमिटेशंस चल रहा है। कौन सा लिमिटेशंस, तो कि जहाँ जहाँ केमिस्ट्री वहाँ वहाँ एक्सेप्शन, वहाँ वहाँ लिमिटेशंस। कोई एक चीज़ आती है तो उसकी लिमिटेशंस आ ही जाती हैं। जैसे देखो कि हमने पहले साइकिल बनाया तो सबको लगा पेडल लगाना पड़ेगा, एक लिमिटेशन आया, तो फिर हम स्कूटर ले आए। तो स्कूटर लेके घूमते थे, पेडल नहीं लगाना था तो ऐसा लग रहा था छत नहीं है, धूप लग रही है, बारिश आ रही है, तो कार आ गई। तो मतलब कोई भी नया इन्वेंशन होता है उसके पीछे कोई लिमिटेशन मिलता है तो एक नया इन्वेंशन और आ जाता है। अब स्पॉन्टेनिटी डिसाइड कर लिया, इतना अच्छे से डिसाइड कर लिया एंट्रोपी में, तो अब लिमिटेशंस क्या आ गए उसके, तो लिमिटेशंस ये लगे सबको कि भाई कितना मजदूरी करना है, इसमें कितना लेबर वर्क है। कैसे, तो कि सिस्टम का निकालो, फिर सराउंडिंग्स का निकालो, फिर दोनों का टोटल करो। और वैसे भी इतना लेबर वर्क तो हमको पसंद ही नहीं है, तो इसके लिए कोई वन स्टेप सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा सोचने लगे कि भाई सिस्टम का, सराउंडिंग का, दोनों का टोटल करना होता है, तब जाके पता होता है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो इसलिए इसी लिमिट को, इसी लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए हम और एक नया फंक्शन ले आए, और वो फंक्शन कौन सा है, तो गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि वन स्टेप सॉल्यूशन है। उसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको सिस्टम से ही पता चल जाएगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो इसके बाद का जो नया फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, तो गिब्स फ्री एनर्जी वाला। तो नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी।